हेलो भाई लोग, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि बचपन से ही अंधा है। बड़े होने तक उसने पूरी दुनिया तो देखी है, मगर सिर्फ अपने मन की आंखों से। स्कूल से लेकर कॉलेज तक सब ने उससे बस यही कहा है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है, अरे तू तो अंधा है ना, तो बड़े होकर वैसे भी तेरे को भीख ही मांगना है और तो जिंदगी में तू कुछ कर नहीं पाएगा, तो क्यों ना अभी से जाकर सिग्नल पर बैठ जा। मगर उस अंधे लड़के ने इन सभी आंख वाले लोगों को दिखाया कि अंधा होना गलत नहीं है। हाँ, अगर तुमने अपने लिए एक बहुत बड़ा सपना नहीं देखा और उस सपने को पूरा करके इन लोगों को नहीं दिखाया ना, तो वो गलत है। क्योंकि सपनों को पूरा करने के लिए आंखों की नहीं बल्कि हिम्मत और हौसलों की जरूरत पड़ती है। उस लड़के ने सक्सेसफुल होने के बाद भी सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा, बल्कि अपने जैसे कई लोगों को अपने साथ जोड़ा और उन लोगों को भी सिखाया कि अगर श्रीकांत भोला बिना आंखों के अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँच सकता है तो तुम भी कर सकते हो। क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होता है। तो चलिए इसी के साथ कहानी शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां एक दामोदर नाम का आदमी अपने खेतों में काम कर रहा होता है। उसी के गांव का एक आदमी आकर दामोदर को बताता है कि तुम्हारे घर में एक बेटे ने जन्म लिया है। दामोदर इस खबर को सुन के इतना खुश हो जाता है कि वो सबसे पहले तो दारू के ठेके पे जाता है और दारू पीता है। दारू पीते पीते घर पहुंचता है, अपने बेटे को अपने गोद में लेता है और उसका नाम रखता है श्रीकांत। दामोदर अपने बेटे के जन्म से इतना खुश होता है कि वो देख ही नहीं पाता है कि उसका बेटा ब्लाइंड ही जन्म लिया है। सामने खड़े उसके दोस्त दामोदर को बताते हैं कि तुम्हारा बेटा जन्म से ही ब्लाइंड है और वो जिंदगी में कभी कुछ देख नहीं पाएगा। दामोदर की खुशी अचानक से ही गम में बदल जाती है और वो फिर से दारू पीने बैठ जाता है। मगर वहाँ प्रेजेंट जितने भी गांव वाले होते हैं वो इतने ज़्यादा हरामी होते हैं कि दामोदर को भड़काना शुरू कर देते हैं। गांव वाले दामोदर से बोलते हैं कि अरे तेरा बेटा तो अंधा पैदा हुआ है ना, तो उसका काम ही क्या है इस दुनिया में। मतलब उस जैसे बच्चे इस दुनिया में कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। उन लोगों को बड़े होकर बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, इसीलिए तू बचपन में ही उसका तकलीफ खत्म कर दे, उसको बचपन में ही मार दे ताकि उसको बड़े होकर कोई भी तकलीफ ना हो। दामोदर भी अपने गांव वाले के बातों में आ जाता है और वो अपने ही बेटे को जिंदा दफन करने के लिए जा रहा होता है। तभी श्रीकांत की माँ वहां आ जाती है और अपने पति को समझाने का कोशिश करती है। एट द एंड दामोदर भी समझ जाता है, क्योंकि कहते हैं ना, माँ बाप को सबसे प्यारा अपना बच्चा ही होता है। तो दामोदर भी अपने श्रीकांत को अपने गले से लगाता है और यहाँ से शुरू होता है श्रीकांत की रियल स्टोरी। हम श्रीकांत का बचपन फॉलो करते हैं, जहां हम देखते हैं कि श्रीकांत को बचपन से ही उसके आसपास के बच्चे उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, चिढ़ाते हैं, उसे मारते हैं, उसके अंधेपन का बहुत ज़्यादा मजाक बनाते हैं। तभी एक दिन श्रीकांत के पिता दामोदर से एक आदमी मिलता है और उन्हें समझाता है कि श्रीकांत की दुनिया नॉर्मल बच्चों की दुनिया से बिल्कुल ही अलग है। आप उसको नॉर्मल बच्चों के बीच में नहीं पढ़ा सकते हो, उन जैसे बच्चों के लिए अलग से ब्लाइंड स्कूल बनाया गया है, तो आप उसको नॉर्मल स्कूल से निकालो और ब्लाइंड स्कूल में डालो। तो श्रीकांत के पिता भी इस चीज को समझ जाते हैं और वो अपने बेटे श्रीकांत को नॉर्मल स्कूल से निकाल करके एक ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। श्रीकांत अपना घर छोड़कर अपने नए स्कूल में जाता है, जहां उसे अपने जैसे ही बहुत सारे बच्चे मिलते हैं। वो उन सभी बच्चों से आराम से दोस्ती कर लेता है। नए स्कूल में जाते ही श्रीकांत को एक माँ जैसी टीचर भी मिल जाती है, जिनका नाम होता है देविका मैम। देविका मैम भी श्रीकांत को अपने बेटे की तरह मानती है, उसे पढ़ाती है और उसे दुनियादारी भी सिखाती है। देविका मैम श्रीकांत को बताती है कि ये दुनिया तुम्हारे हर एक कदम पे अटकने लगाएंगे, तुम्हें गिराने की पूरी कोशिश करेगी। मतलब तुम तो नेचुरली अंधे हो, लेकिन बाहर में ये जो लोग हैं ना, ये झूठ मूठ का अंधे बने घूम रहे हैं, तो तुम्हें खुद के लिए दुनिया से लड़ना सीखना पड़ेगा। मैम उसे गिफ्ट में एक स्टिक भी देती है। हम श्रीकांत को फॉलो करते हैं, जहां वो स्कूल में ही बड़ा हो चुका है और जैसा कि मैम ने कहा था, श्रीकांत ने खुद के लिए दुनिया से लड़ना और खुद को संभालना दोनों ही चीज सीख लिया है। हम देखते हैं कि श्रीकांत एक दिन स्कूल के प्रेयर में खड़ा होता है और उसे स्टेज पर बुलाया जाता है और हमें पता चलता है कि यहाँ से श्रीकांत को स्कूल का हेड बॉय बना दिया गया है।
अगले दिन स्कूल में नेताजी, जिनका नाम है मिस्टर नायडू, उनको एज अ गेस्ट बुलाया जाता है, जो कि इस स्कूल को फंड भी करते हैं। अब नेताजी के लिए एक थैंक यू स्पीच बोलना होता है, तो स्कूल का हेड बॉय श्रीकांत को स्टेज पर बुलाया जाता है, जो कि नेताजी के लिए एक थैंक यू स्पीच बोलता है। श्रीकांत थैंक यू स्पीच तो बहुत अच्छे से बोल देता है, मगर वो नेताजी के सामने देविका मैम को छोड़ के वहाँ उपस्थित जितने भी बेईमान टीचर होते हैं ना, उन सब का पोल खोलना स्टार्ट कर देता है। मतलब श्रीकांत नेताजी को बताता है कि आप हम लोगों के लिए जितना भी फंड भेजते हो ना, उसमें से आधा ही हम लोगों पे खर्चा किया जाता है, बाकी बचा जितना भी पैसा होता है वो सब इन बेईमान टीचर्स के जेब में जाता है। अब अपना पोल खुलते देख जो भी वहाँ बेईमान टीचर्स होते हैं वो सारे लोग श्रीकांत को स्टेज पर से भगा देते हैं। और अगले दिन ये जो दाढ़ी वाला टीचर है ना, ये तो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि श्रीकांत को उठा करके स्कूल से बाहर ही फेंक देता है। श्रीकांत को स्कूल से निकालते समय इन लोगों ने तो उसके सहारे की लाठी भी उससे छीन ली। श्रीकांत इसे अपना नसीब समझकर आगे की ओर निकल जाता है, मगर उसे क्या पता था कि रास्ते की कठिनाई उसे पूरी तरह से तोड़ कर रख देगी। लोग तो उसे भिखारी भी समझने लगते हैं, मगर तभी उसकी दूसरी माँ उसके पास आती है, उसे गले से लगाती है और उसे बताती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हो गया अगर उन लोगों ने तुम्हें स्कूल से निकाल दिया तो? अभी मैं जिंदा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। मतलब देविका मैम यहाँ से जिम्मेदारी लेती है कि श्रीकांत को अब से वो पढ़ाएगी, उसका पूरा ख्याल रखेगी, उसे आगे तक पढ़ाएगी। हम देखते हैं कि देविका मैम श्रीकांत को अपने घर पर लेकर जाती है और श्रीकांत भी देविका मैम के घर पर ही रहकर अपनी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करता है। श्रीकांत आगे चलकर 10th का एग्ज़ाम देता है और उसे 10th में 96% आते हैं। तो श्रीकांत देविका मैम को बताता है कि उसे 12th में साइंस स्ट्रीम लेकर पढ़ना है, मगर तभी देविका मैम उसे बताती है कि तुम जैसे ब्लाइंड बच्चों के लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में साइंस स्ट्रीम लेने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। मगर श्रीकांत मैम से पूछता है कि ऐसा कोई नियम है क्या या कहीं पे लिखा हुआ है, तो मैम उसे बोलती है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो श्रीकांत मैम से बोलता है तो बस फिर मैं पढ़ूंगा तो साइंस स्ट्रीम लेकर ही पढ़ूंगा, इसके लिए चाहे मुझे पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम से ही क्यों न लड़ना पड़ जाए। श्रीकांत अपने हक की लड़ाई के लिए पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर ही केस कर देता है, जहां पे वो अपना केस ऑलमोस्ट खुद से ही लड़ता है और कोर्ट रूम में ये प्रूव भी करता है कि पढ़ने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती है, अगर मन में ठान लिया है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और इसी तरह से वो अपना केस जीत भी जाता है, जहाँ पे उसे एक कॉलेज में साइंस स्ट्रीम में एडमिशन भी मिलता है। वो मेहनत से पढ़ाई करता है और एक बार फिर से 12th में 98% नंबर लेकर आता है। श्रीकांत जब 12th पास करने के बाद उसी कोर्ट वाले जज से मिलने जाता है जो कि उसके हक में फैसला दिया था, तो कोर्ट का जज श्रीकांत को बताता है कि तुमने जो लड़ाई की उसके वजह से पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इतना बड़ा चेंज आ गया कि तुम्हारे जैसे अब किसी भी बच्चे को कुछ भी लेकर पढ़ने से कोई भी नहीं रोकता है। मतलब अगर वो साइंस स्ट्रीम लेकर पढ़ना चाहे तब भी वो पढ़ सकते हैं, वो किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब कोई भी कॉलेज उनको किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन लेने से अब नहीं रोक सकता है। तो तुमने देखा, एक के लड़ने से तुम्हारे पीछे जितने भी आने वाले बच्चे थे उन सब के लिए तुमने रास्ता बना दिया, तो तुम बहुत कमाल के हो। अगले दिन श्रीकांत जब ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा होता है तो उसे देविका मैम का फ़ोन आता है, जहाँ पे श्रीकांत देविका मैम से पूछता है कि क्योंकि अब वो 12th पास कर चुका है तो उसने देविका मैम को बोला था कि उसे IIT के कॉलेज में पढ़ने जाना है, तो उसके एडमिशन के लिए अप्लाई कर देने के लिए। तो श्रीकांत देविका मैम से पूछता है कि क्या उन्होंने अप्लाई कर दिया, तो देविका मैम श्रीकांत को बताती है कि यहाँ पर भी सेम ही प्रॉब्लम है। मतलब तुम जैसे ब्लाइंड बच्चे को कोई भी इंडिया का जो टॉप IIT कॉलेज है ना, उनमें से कोई कॉलेज तुम जैसे ब्लाइंड बच्चों को एडमिशन देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो यहाँ पर भी सेम ही प्रॉब्लम है। हो सकता है कि इस बार भी हम लोगों को अपने हक के लिए फिर से कोर्ट जाना पड़ेगा और अपने ही हक के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। तो श्रीकांत इधर से बोलता है कि मैम, मैं तो बस एक सिंपल सा स्टूडेंट हूँ ना, जो कि बस पढ़ना चाहता हूँ। मैं अगर सिस्टम से हर एक छोटी चीज़ के लिए लड़ता रहा, उन पर कोर्ट केस करता रहा, तो मैं खुद के लिए पढ़ूंगा कब। तो मैम भी इस चीज़ को समझ जाती है और श्रीकांत को बोलती है कि हम लोग इंटरनेशनल कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंडिया में कोई हम लोग को एडमिशन नहीं दे रहा तो ठीक है, छोड़ दो उन लोग को, हम लोग इंटरनेशनल कॉलेज में अप्लाई करते हैं। तो श्रीकांत बोलता है कि ठीक है, हम लोग इंटरनेशनल कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो देविका मैम बहुत सारे इंटरनेशनल कॉलेज में अप्लाई कर देती है
और श्रीकांत भी उन सारे कॉलेज का एग्ज़ाम देता है, इंटरव्यूज़ देता है और उसको इंटरनेशनल टॉप कॉलेज MIT में एडमिशन मिल जाता है। श्रीकांत ने MIT के टीचर्स को इंटरव्यू में इतना ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया होता है कि सिर्फ उसको MIT में एडमिशन ही नहीं मिलता है बल्कि उसको स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन मिलता है। तो श्रीकांत भी यहाँ से फ्लाइट पकड़ता है और सीधा लैंड करता है अपने MIT के कॉलेज में। श्रीकांत कॉलेज जाकर अब तक की अपनी बेस्ट लाइफ को जीता है, मतलब वो कॉलेज में जाकर वो सब कुछ करता है जो वो एक टाइम पे करना चाहता था। इतना ही नहीं बल्कि श्रीकांत कॉलेज में इतना अच्छा परफॉर्म करता है कि उसके चर्चे इंडिया तक पहुंच जाते हैं। मतलब इंडिया के एक शहर हैदराबाद में एक मेडिकल स्टूडेंट जिसका नाम होता है स्वाति, वो एक दुकान से मैगजीन खरीदती है जिसमें श्रीकांत के अब तक के लाइफ के बारे में छपा होता है। वो उस मैगजीन में श्रीकांत के लाइफ के बारे में पढ़कर इतना ज़्यादा इंस्पायर हो जाती है कि स्वाति सीधा श्रीकांत को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट और एक मैसेज भेज देती है। और यहाँ पे हमारा भोला वाला जो श्रीकांत होता है वो लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट और मैसेज देख करके पूरी तरह से पिघल जाता है। तो वो लड़की के साथ चैटिंग वैटिंग शुरू कर देता है। दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती है। पहले तो दोनों दोस्त बनते हैं और फिर इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एक दिन स्वाति श्रीकांत को बताती है कि वो भी अपने आगे की पढ़ाई MD के लिए अमेरिका आ रही है। स्वाति जब अमेरिका पहुंचती है तो वो श्रीकांत से मिलती है। ये दोनों कहीं पे जाते हैं, गाना वाना गाते हैं, अपने आपस का प्यार बढ़ाते हैं। श्रीकांत भी जब MIT से अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है तो वो इंडिया वापस आ जाता है। इंडिया वापस आते ही उसे पता चलता है कि उस जैसे ब्लाइंड लोगों को यहाँ पे कोई भी ट्रस्ट नहीं करता है। मतलब चाहे वो लोग कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, बहुत ज़्यादा होनहार हो, मतलब यहाँ इंडिया में कोई कंपनी उन लोगों को जॉब देने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब कोई भी कंपनी उन लोगों पे विश्वास ही नहीं करती कि वो लोग अच्छे से काम कर सकते हैं, चाहे वो कितने भी टैलेंटेड हो। तो बस फिर यहाँ से श्रीकांत डिसाइड करता है कि हमारे जैसे लोगों को इंडिया में कोई नौकरी दे या न दे अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ से श्रीकांत अब एक न्यू स्टार्टअप करने जा रहा है जहाँ पे वो रिसाइकल पैकेजिंग पेपर्स बनाएगा और अपने जैसे लोगों को, मतलब जो भी लोग ब्लाइंड होंगे, अपने जैसे लोगों को इस कंपनी में वो नौकरी भी देगा। तो श्रीकांत देविका मैम के साथ बैठता है और डिस्कशन करता है कि हमें अपने स्टार्टअप के लिए सबसे पहले तो एक फैक्ट्री सेटअप करना होगा और फैक्ट्री सेटअप करने के लिए हमें चाहिए बहुत सारा पैसा। तो हमें एक ऐसा इन्वेस्टर चाहिए जो हमारे विज़न पे भरोसा करे और हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाए। श्रीकांत एक अच्छा इन्वेस्टर ढूंढने के लिए बहुत सारी अलग अलग जगहों पे जाता है, बहुत सारी कंपनीज में भी जाता है, मगर हर जगह से उसे रिजेक्शन ही मिलता है। मतलब कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है, उसके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो लास्ट में श्रीकांत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के पास जाता है, उन्हें अपनी सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है कि मुझे ऐसा एक स्टार्टअप करना है, अपने जैसे लोगों को जॉब देना है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर भी श्रीकांत का सिचुएशन समझते हैं और उसके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें श्रीकांत को देखकर ऐसा लगता है ना कि ये लड़का अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा तो ज़रूर करेगा। और इस तरह से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर जी बनते हैं श्रीकांत के स्टार्टअप के फर्स्ट इन्वेस्टर। मगर अब्दुल सर ने जितने पैसे इन्वेस्ट किए थे ना, वो अब भी इतना इनफ नहीं था कि श्रीकांत अपने स्टार्टअप में एक फैक्ट्री सेटअप कर सके। तो उसे अभी भी एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि उसके लॉन्ग टर्म विजन को समझ सके, उस पर भरोसा करे और एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करे उसके स्टार्टअप के लिए। इसीलिए श्रीकांत एक ऐसे आदमी से मिलने जाता है जिनका नाम होता है मिस्टर रवि। मिस्टर रवि से मिलकर श्रीकांत उन्हें अपनी कंपनी के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपने विज़न के बारे में सब कुछ समझाता है। मिस्टर रवि भी श्रीकांत की बातों से, उसके विज़न से, उसके डेडिकेशन से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि वो श्रीकांत के स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। और यहाँ पे जो मिस्टर रवि है वो श्रीकांत के स्टार्टअप में 8 करोड़ जितना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी पैसे के साथ श्रीकांत अपना फर्स्ट फैक्ट्री को सेटअप करता है। वो अपनी कंपनी का नाम रखता है भोलांत। उसकी फैक्ट्री में रिसाइकल पैकेजिंग पेपर्स बनाने का काम जोरों शोरों से शुरू हो जाता है। श्रीकांत ने वादा किया था कि वो अपने जैसे ब्लाइंड लोगों को अपनी फैक्ट्री में, अपनी कंपनी में जॉब देगा। तो श्रीकांत अपना वादा पूरा करता है
वो अपने जैसे बहुत सारे ब्लाइंड लोगों को अपनी फैक्ट्री में जॉब देता है। पैकेजिंग पेपर्स बनाने का काम जोरों शोरों से शुरू हो जाता है, बहुत ही अच्छा चल रहा होता है और कुछ ही दिनों में श्रीकांत को अपना पहला ऑर्डर भी मिल जाता है। मगर चीजें यहाँ से फिर से खराब होने लग जाती है। श्रीकांत और उसके लोग अपना पहला ऑर्डर मिलने का खुशी मना ही रहे होते हैं, तभी उसके फैक्ट्री का पूरा पावर सप्लाई ही कट कर दिया जाता है। अब ये लोग समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी वहाँ पे बिजली विभाग का एक कर्मचारी आता है और इन लोगों को बताता है कि आपके इस फैक्ट्री को खरीदने से पहले से ही इस फैक्ट्री के जो पुराने बिजली के बिल थे, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स थे, उन सबको क्लियर नहीं किया गया था, जिसकी वजह से इसका जो बिल अमाउंट है वो तो है ही और साथ में बहुत बड़ा फाइन भी लगा है। और अब जो बिल अमाउंट है वो बढ़ करके 1.2 करोड़ तक जा चुका है। और क्योंकि आपने इस फैक्ट्री को खरीदा है, अब आप ही इस फैक्ट्री के मालिक है, तो ये जो बिल अमाउंट है इसको आप ही लोगों को चुकाना पड़ेगा। और अगर आप लोगों ने इस बिल अमाउंट को नहीं चुकाया तो हमें मजबूरी में आकर आपकी फैक्ट्री को सील करना पड़ेगा। तो श्रीकांत सीधे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के हेड के पास जाता है और उन्हें अपनी सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है। वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के हेड को बताता है कि हमसे गलती हो गई, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और ये सारी चीज़ें फैक्ट्री खरीदने से पहले चेक नहीं की, जिसकी वजह से हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब हमें ये बहुत बड़ा अमाउंट चुकाना पड़ रहा है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं वो भी श्रीकांत का सिचुएशन समझ जाते हैं और उसको बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल का टाइम देता हूँ, 1 साल के अंदर तुम्हें ये पूरा अमाउंट चुकाना होगा और जब तक मतलब ये टाइम चल रहा है 1 साल का, तब तक तुम्हें हमारी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी की। इसके बाद से श्रीकांत के जीवन में सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। उसकी फैक्ट्री में बहुत ही जोरों शोरों से काम चलने लगता है। उसका कंपनी भोलांत बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा रहा होता है। वो तो अपना प्रॉफिट से ही उसका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल अमाउंट ड्यूज था उसको पूरा चुका देता है, मतलब पूरे बिल अमाउंट को प्रॉफिट से ही चुका देता है। यहाँ तक ही नहीं बल्कि कुछ ही दिनों में वो अपने फैक्ट्री का ब्रांच 2 को भी सेटअप कर देता है, मतलब एक और फैक्ट्री खोल देता है। उसका कंपनी भोलांत बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखा रहा होता है। श्रीकांत की कंपनी भोलांत इतना अच्छा ग्रोथ कर रहा होता है कि उसे बिजनेस एक्सीलेंट अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाता है और वो नॉमिनेट ही नहीं होता है बल्कि उस अवार्ड को जीत भी लेता है। श्रीकांत वहाँ पे अवार्ड लेने जाता तो है मगर अवार्ड लेने से मना कर देता है, क्योंकि श्रीकांत को एक स्पेशल कैटेगरी से नॉमिनेट करके अवार्ड दिया जा रहा था। तो श्रीकांत अवार्ड लेने से मना कर देता है और बोलता है कि अरे आप लोगों की यही तो प्रॉब्लम है, आप लोग हम जैसे लोगों को अपने से अलग क्यों समझते हो, आप लोग हम जैसे लोगों को नॉर्मल क्यों नहीं समझते हो, अरे हम जैसे लोगों को नॉर्मल कैटेगरी में अवार्ड क्यों नहीं मिल सकता है। अरे बिजनेस तो एक आइडिया है ना, जो कि वैसे भी किसी को दिखाई नहीं देता, ना आपको दिखता है ना मुझको दिखता है। तो जिस दिन से आप लोग हम जैसे लोगों को बेचारा नहीं बल्कि अपने जैसा नॉर्मल समझने लगो, उस दिन मुझे इस अवार्ड के लिए फिर से नॉमिनेट करना। मैं आऊँगा और आज जितनी मेहनत करता हूँ ना उससे भी ज़्यादा मेहनत करके आऊँगा और नॉर्मल कैटेगरी में अवार्ड जीत के लेकर जाऊँगा। और हाँ, आप लोगों को मेरी कहानी से इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है या मेरे जैसे बनने की, बल्कि आप लोगों को किसी की लाइफ में देविका, स्वाति, रवि जैसे लोग बनने की ज़रूरत है। और जिस दिन आप लोग ये कर पाए ना, न जाने मेरे जैसे हजारों श्रीकांत भोला खड़े कर दोगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक अच्छे मन की ज़रूरत होती है। तो बस इसी के साथ श्रीकांत भोला की स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है और हमारी वीडियो अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो स्टोरी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर से बताना। और अगर कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग गई हो तो प्लीज़ अपने तरफ से एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट, पीस आउट।